नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वाक्य विचार भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में हमने ये समझ लिया कि वाक्य के क्या लक्षण होते हैं, वाक्य की क्या विशेषताएं होती हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बच्चों, मिश्र वाक्य का जो मामला होता है उसमें एक बात और समझने की है, वह है उपवाक्य। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मिश्र वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है। ये कहें कि जिसका अर्थ अपने आप में संपूर्ण होता है वह वाक्य प्रधान होता है, और जो वाक्य संपूर्ण वाक्य का सहयोग लेकर अपना अर्थ पूरा करता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो परीक्षा में इससे सवाल आता है, कोई एक मिश्र वाक्य का कोई एक उदाहरण होगा और उसमें से आपको ये छांटना होगा कि इसमें से कौन सा आश्रित उपवाक्य है या कौन सा मुख्य उपवाक्य है। और यदि ये आश्रित उपवाक्य है तो आश्रित उपवाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो आज के इस क्रम में, आज की इस कड़ी में हम इन्हीं चीजों पर गौर करेंगे और इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले से ही मैंने इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसे आप थोड़ा देखिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। मैं फिर से आपको याद दिला दूं बच्चों, ये मामला मूल रूप से मिश्र वाक्य में देखने को मिलता है। प्रधान उपवाक्य, मिश्र वाक्य में जो स्वतंत्र उपवाक्य है, जिसकी क्रिया मुख्य हो तथा अपना स्वतंत्र अर्थ देता है, वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। यानी इसमें 2-3 बातें स्पष्ट हो रही हैं। पहला ये कि प्रधान उपवाक्य या प्रमुख उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो अपने आप में पूरा अर्थ देता है, और उसी की जो क्रिया होती है उस पूरे वाक्य में वही क्रिया प्रमुख क्रिया होती है। वास्तव में उस वाक्य में वही काम होता है। आश्रित उपवाक्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह आसरा लेता है। यह मुख्य या प्रधान उपवाक्य से समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से जुड़ा होता है। बहुत ही आसान हो गई आपके लिए पहचान कि वह वाक्य, वह उपवाक्य जो समुच्चय बोधक शब्दों से, चाहे वो समानाधिकरण हो चाहे वो व्यधिकरण हो, समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से जुड़ा होता है, वही वाक्य आश्रित या आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, मुख्य उपवाक्य से समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से जुड़ा होता है, जैसे कि जिसने, जिन्हें, जिसमें, जो, जिसको, जहां, जब, तो, क्योंकि, यदि, परंतु, किंतु, ज्यों ही, जैसे ही और इत्यादि। तो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य से या प्रधान उपवाक्य से इन्हीं शब्दों के माध्यम से जुड़ा होता है। इसलिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके और इन शब्दों को आप उतार लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही उतार लीजिए कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है और आश्रित उपवाक्य क्या होता है, और आश्रित उपवाक्य किन किन शब्दों के माध्यम से मुख्य उपवाक्य से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो आश्रित उपवाक्य है वह कितने प्रकार का है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि आश्रित उपवाक्य जो होता है वह संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के नाम से, माने संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं इसे मिटाता हूं और यहां पर मैं 2-3 उदाहरण लिखता हूं जिसमें आपको ये स्पष्ट होगा कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है,
आश्रित उपवाक्य कौन सा है। पहले हम इसे जानने की कोशिश करते हैं, इसे समझ लेते हैं, फिर बाद में हम जो आश्रित उपवाक्य हैं उसके जो प्रकार होंगे उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं। आइए बच्चों, मैंने कुछ उदाहरण लिखा है जिसमें हम उपवाक्यों की और प्रधान उपवाक्य की और आश्रित उपवाक्य की पहचान करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधान उपवाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ देता है, जबकि आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़ा होता है। तो आप यहां पर बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे, सिपाही ने उस युवक को पीटा, ये अर्थ दिया, स्वतंत्र अर्थ दिया। जिसने जेब काटी थी, तो ये जिसने से जुड़ा, जेब काटी थी, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। सिपाही ने उस युवक को पीटा, इसकी संज्ञा, इसकी क्रिया प्रमुख क्रिया है, इसलिए यह प्रमुख और प्रधान वाक्य हो गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। अगर हम इसे की से पढ़ना शुरू करें तो इसका अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं है जब तक हम ये न पढ़ें कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा मुख्य उपवाक्य है, जबकि कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह गांधी जी ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है, कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है, कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जब तक कि हम इसमें यह न पढ़ें कि गांधी जी ने कहा था। तो ये जब तक गांधी जी ने कहा था का हम आसरा नहीं लेंगे, कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए गांधी जी ने कहा यहाँ पर प्रमुख वाक्य है, प्रमुख उपवाक्य है, जबकि कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह से जैसे ही वर्षा शुरू हुई, लोग इधर उधर छिपने लगे। अब यहां पर देखिए, लोग इधर उधर छिपने लगे, ठीक है। अब जैसे ही वर्षा शुरू हुई, यहां पर जो समुच्चय बोधक है यहां पर पहले लगा हुआ है। जैसे ही वर्षा शुरू हुई, लोग इधर उधर छिपने लगे। तो इस तरह से लोग इधर उधर छिपने लगे, ये प्रधान वाक्य है, जबकि जैसे ही वर्षा शुरू हुई, ये बिना लोग इधर उधर छिपने लगे के पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। इसलिए जैसे ही वर्षा शुरू हुई, ये आश्रित है, जबकि लोग इधर उधर छिपने लगे प्रधान उपवाक्य है। भले ही आश्रित उपवाक्य से वाक्य की शुरुआत हुई है, लेकिन यहां पर ये आश्रित है और प्रधान यहां पर है। ये जरूरी नहीं है कि प्रधान उपवाक्य पहले ही लगे, जैसे इन दोनों में पहले लगा है बाद में आश्रित है, ये जरूरी नहीं है इसमें। इसीलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि जैसे ही वर्षा शुरू हुई, लोग इधर उधर छिपने लगे। तो लोग इधर उधर छिपने लगे प्रधान उपवाक्य है, और जैसे ही वर्षा शुरू हुई आश्रित उपवाक्य है। बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला। अब आप देखिए, जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला, ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, फिर किन्हें, क्या? तो बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला। तो मुख्य वाक्य कौन सा हो गया? बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं। और ये किस समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है? जिन्हें। तो याद करिए, मैंने आपको इससे पहले वाले उदाहरण में नीले अक्षरों में ये लिख के बताया था कि आप उन शब्दों को नोट कर लीजिए कि जिन समुच्चय बोधकों के माध्यम से वाक्यों की शुरुआत होती है वो कौन कौन से समुच्चय बोधक हैं, और आप उन्हीं समुच्चय बोधकों को याद रखेंगे तो आश्रित उपवाक्य को पहचानने में बहुत आसानी होगी। आइए मैं इसे मिटाकर एक और बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताता हूं कि कैसे हम प्रधान उपवाक्य को पहचानेंगे, या इसे लिखे रहने दीजिए, इसी में हम कोशिश करते हैं। यदि आपको मिश्र वाक्य में यह परेशानी हो रही है कि मुख्य क्रिया कौन सी है, इतने के बाद भी जबकि समुच्चय बोधक लगे हुए हैं, इतने के बाद भी यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो एक काम आप और कर सकते हैं। मैं ये दो उदाहरण मिटाता हूं ताकि ऊपर की चीजों को दोबारा लिखा जा सके। देखिए,
सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। ये मिश्र वाक्य है। इसे सरल वाक्य में बदलिए। इसे सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। सिपाही ने जेब काटने वाले युवक को पीटा। साधारण वाक्य क्या हो जाएगा? सिपाही ने जेब काटने वाले युवक को पीटा। अब इसे हमने सरल वाक्य बना लिया। देख लीजिए, ये वाक्य जब हम परिवर्तित करते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें ये चीज आपको समझना होगा। सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। ठीक है। अब जब हम इसे साधारण बना रहे हैं, सिपाही ने जेब काटने वाले युवक को पीटा। ठीक है। तो जो क्रिया बाद में आती है, पीटा क्रिया बाद में आई है ना, जो क्रिया बाद में आती है वही क्रिया मुख्य क्रिया होती है। ये जो पीटा है वो इस लाइन में है। यही क्रिया जिस वाक्य में होगी वही वाक्य प्रमुख वाक्य होगा। यही प्रमुख है। ठीक है। तो प्रमुख वाक्य पहचानने का जो तरीका है वो एक इस तरह का भी है कि आप मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। जैसे ही आप सरल वाक्य में बदलते हैं तो जो क्रिया अंत में आती है वही क्रिया आपकी मुख्य क्रिया होती है, और वो क्रिया इस मिश्र वाक्य में जिस लाइन में लगी है वही लाइन प्रधान उपवाक्य होती है। ठीक है। अब आइए दूसरा उदाहरण भी हम देखें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। इसमें भी आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है, तो इसे भी सरल वाक्य में बदलिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार होने को कहा। यह सरल वाक्य हो गया। मैं लिख देता हूं यहां पर, यह सरल वाक्य हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। यह मिश्र वाक्य हो गया। दो उपवाक्य हैं ये, लेकिन इसको हमने एक ही वाक्य में बदल दिया। प्रधानमंत्री जी ने शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार होने के लिए कहा। अब इसमें देखिए क्रिया कौन सी अंत में आई? कहा। ये देखिए, कहा क्रिया अंत में आई, यही मुख्य क्रिया है। अब देखिए ये कहा क्रिया इस मिश्र वाक्य में कहां पे है? यहां पे है, देखिए। और ये कहा क्रिया इस पंक्ति की क्रिया है, इसलिए ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है। फिर आइए ये जो तीसरा उदाहरण है, गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। क्या सरल वाक्य बनेगा? गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर का दूसरा रूप कहा है। देखिए, गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। मिश्र वाक्य है, क्योंकि कोई एक वाक्य जो है वो संपूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। तो माने एक वाक्य तो दे रहा है, लेकिन दूसरा जो है उस पर आश्रित है। वो दोनों मिल करके ही असली अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये एक मिश्र वाक्य है। लेकिन इसे हम सरल बनाए तो क्या हुआ? एक पंक्ति में हमने बना दिया इसे। गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर का दूसरा रूप कहा है। गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर का दूसरा रूप है। अब देखिए यहां पर जो क्रिया आ गई, कहा है, सबसे अंत में क्रिया आ गई, और ये क्रिया यहां पर कहां है? ये
इस पंक्ति की क्रिया है, यानी यह पंक्ति ही मुख्य उपवाक्य है, यही मुख्य उपवाक्य है। तो दोनों तरीका है। मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से कैसे हम सिर्फ समुच्चय बोधक देख के पहचान जाएं, यह तरीका भी मैंने आपको बता दिया। और यदि आप अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं तो यह भी मैंने बता दिया कि कैसे मिश्र वाक्य को हम पहले सरल वाक्य में बदलते हैं, और सरल वाक्य में जो क्रिया सबसे अंत में आती है वही क्रिया मिश्र वाक्य में जहां पर होती है वही पंक्ति मुख्य वाक्य होती है। ठीक है बच्चों, प्रधान उपवाक्य मुख्य उपवाक्य होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यदि आप और गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इतना समझिए, अन्यथा जो वीडियो का आप पीछे ले जाएंगे तो जो मैंने आपको समुच्चय बोधक लिखा है कि बच्चों ये समुच्चय बोधक जहां लिखा हुआ है और उससे जिस वाक्य की शुरुआत होती है वह ही आश्रित उपवाक्य होता है। तो आश्रित उपवाक्य अगर पता चल गया तो जो बचा है वो प्रधान उपवाक्य होगा। तो जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, जो जल्दी समझ में आ जाए वो आपको सीखना है। ठीक है, तो अब इसे हम मिटाते हैं। और अब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसे हम थोड़ा समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग संज्ञा उपवाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य की क्या परिभाषा है पहले उसे हम देखते हैं। लिखा गया है, यदि आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, और उसकी पहचान बताई गई है कि ये कि समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ हो, यानी वह उपवाक्य जो कि छोटी की समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ हो वह उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, दोनों ही तरह से आप समझ सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप पहचान शब्द को दिमाग में खूब अच्छे से बैठा लें कि समुच्चय बोधक से जुड़ा है, संज्ञा उपवाक्य होगा। ठीक है, अब आइए कुछ उदाहरण है। इसमें मैंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां पर आपको कि दिखाई नहीं देगा, तो कैसे आप उसे पहचानेंगे। देखिए, राम को लगता है कि वह बीमार है। ठीक, कि वह बीमार है, सीधे सीधे आप समझ गए, संज्ञा उपवाक्य। रवि यह बताओ कि तुम कल कहां गए थे, संज्ञा उपवाक्य कि से जुड़ा हुआ है। अब आप एक चीज ये समझिए, मैंने कहा था कि यदि आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह संज्ञा उपवाक्य है। अब देखिए कैसे, राम को लगता है कि वह बीमार है, कैसे यह संज्ञा की जगह पर है। राम को लगता है कि राम बीमार है, कि राम ऐसा, बार बार राम हम नहीं लिख सकते, है ना। तो यहां पर एक बार हमने राम लिखा और उसकी जगह पर बाद में हमने वाक्य लिखा। यही चीज यहां पर भी है। रवि यह बताओ कि रवि तुम कल कहां गए थे, रवि नहीं कह सकते, रवि यह बताओ और बाद में संज्ञा की जगह पर हमने सीधे वाक्य को रख दिया। तो जब संज्ञा की जगह पर हम सीधे आश्रित उपवाक्य को रख देते हैं तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब देखिए यहां पर इन 2 उदाहरणों में वह अवश्य आएगा, मैं जानता था। तुम रमेश के छोटे भाई हो, मुझे पता है। अब आप ऐसा इसको पढ़िए, मैं जानता था कि वह अवश्य आएगा, मुझे पता है कि तुम रमेश के छोटे भाई हो। तो यहां पर आश्रित उपवाक्य जो है, जो उसको हमने पहले लिख दिया, इसलिए सिर्फ कॉमा से काम चल गया, हमने की लगाना नहीं पड़ा, की का प्रयोग करना नहीं पड़ा। अन्यथा अगर हम की का प्रयोग करते तो मैं जानता था पहले आ जाता, मैं जानता था कि वह अवश्य आएगा, मुझे पता है कि तुम रमेश के छोटे भाई हो। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने संज्ञा उपवाक्य को समझा और अब आइए हम लोग विशेषण उपवाक्य के बारे में समझते हैं। मैंने संज्ञा उपवाक्य को मिटा करके और विशेषण उपवाक्य के बारे में कुछ लिखा है, आइए इसे समझते चलते हैं।
विशेषण मतलब आप जानते ही हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इत्यादि की विशेषता बतलाना। अगर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। सामान्य पदों में अगर कोई पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक यहीं पर यही बात यहां भी लागू होती है कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी पद की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ उपवाक्य के माध्यम से विशेषण प्रकट हो रहा है, किसी शब्द के माध्यम से नहीं। मतलब एक उपवाक्य जब किसी दूसरे उपवाक्य के किसी भी पद की विशेषता बताता है तो उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी पद की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मतलब वो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी भी पद की विशेषता बताता हो। अब आइए हम उदाहरण पे आते हैं। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह कभी असफल नहीं होता। ठीक है, सवाल ये होता है कि कौन विद्यार्थी असफल नहीं होता है? जो परिश्रमी होता है। मतलब विद्यार्थी, सफल होने वाले विद्यार्थी की विशेषता क्या है? वह परिश्रमी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह कभी असफल नहीं होता। मतलब कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी परिश्रमी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है ये क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया। इसी तरीके से वह लड़का जो कल दौड़ में प्रथम आया था। अब देखिए विशेषता कौन बता रहा है? जो कल दौड़ में प्रथम आया था वह लड़का। लड़के की विशेषता क्या है? सामान्य लड़का नहीं, जो कल दौड़ में प्रथम आया था कहां चला गया? ठीक है, तो यहां पर विशेषण उपवाक्य कौन सा हुआ? वह लड़का जो कल दौड़ में प्रथम आया था, वह लड़का कहां चला गया? ठीक है, इसी तरीके से उस लड़के को बुलाओ जो सुबह रो रहा था। कौन सा लड़का? उसकी विशेषता क्या है? जो सुबह रो रहा था। तो विशेषण उपवाक्य कौन सा हो गया? जो सुबह रो रहा था। जिसने रास्ता दिखाया उसे मत भूलो। किसे मत भूलो? जिसने रास्ता दिखाया। तो उस व्यक्ति की विशेषता क्या है? उसने रास्ता दिखाया, उसे मत भूलो। तो उसकी विशेषता यह है जिसने रास्ता दिखाया। तो यहां पर विशेषण उपवाक्य कौन सा हो गया? जिसने रास्ता दिखाया। अब आप देखिए, मैंने यहां पर लिखा है पहचान शब्द। जैसा कि मैं हमेशा आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्दी से अगर पहचानना है, जैसे परीक्षा में हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, बहुत दबाव में रहते हैं, तो ऐसे में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें देखते ही हमें पहचान में आ जाता है। जैसे पहचान शब्द जो, जैसे, जिसे, जिसने, जिसमें, जिस पर इत्यादि, ये शब्द अगर लगे हुए हैं और इससे जो वाक्य शुरू होता है बच्चों, वह विशेषण उपवाक्य होता है। वैसे भी जब आप वाक्य को पढ़ेंगे ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये विशेषता बताई जा रही है। विशेषता बताई जा रही है मतलब वो जिस वाक्य से विशेषता प्रकट हो रही है वह विशेषण उपवाक्य है। अब इसमें देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, विशेषण उपवाक्य। वह लड़का जो कल दौड़ में प्रथम आया था, यहां पर यह बीच में आ गया है। उस लड़के को बुलाओ जो सुबह रो रहा था, यहां पर यह किनारे आ गया है। जिसने रास्ता दिखाया उसे मत भूलो, जिसने रास्ता दिखाया, यहां पर यह विशेषण हो गया, उसे मत भूलो। जो, जैसे, जिसे, जिसने, जिस पर इत्यादि, जो, जिसने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये विशेषण उपवाक्य इस तरह के हुआ करते हैं, यानी विशेषता बताते हैं। तो बच्चों अभ्यास करना है, अभ्यास खूब करिए। और अब एक अंतिम बच गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य। मतलब वह उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताए। तो आइए इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम उसे भी समझ लेते हैं। अब आइए बच्चों हम क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में समझते हैं। क्रिया विशेषण आप सभी जानते ही हैं, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं।
लेकिन यहां पर क्रिया की विशेषता कोई शब्द नहीं बता रहा है, बल्कि पूरी एक पंक्ति बता रही है। एक आश्रित उपवाक्य है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। उस आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। देखिए, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदों की तरह क्रिया की विशेषता बताते हैं, मतलब उपवाक्य हैं जो क्रिया विशेषणों की तरह काम करते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। यानी वे उपवाक्य जो क्रिया विशेषण शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। आइए, ये 3 उदाहरण में लिखा हूं, इसमें हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। अब देखिए, बिजली चली जाने की विशेषता क्या है कि जैसे ही पढ़ने बैठा, बिजली जाना एक क्रिया हो गई, उसकी विशेषता क्या है, कब बिजली चली गई, ज्यों ही पढ़ने बैठा। तो इसलिए ज्यों ही पढ़ने बैठा जो शब्द है, वाक्य है, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई, बिजली जाने की विशेषता है। जैसा तुम गाते हो वैसा कोई नहीं गा सकता, मतलब गाने की विशेषता क्या है, जैसा तुम गाते हो, है ना, वैसा कोई नहीं गा सकता। तो विशेषता क्या है कि जैसा तुम गाते हो, जैसा तुम गाते हो वैसा कोई नहीं गा सकता। मतलब उस व्यक्ति के गाने की विशेषता है कि वह बहुत अच्छा गाता है। अब आइए तीसरा वाक्य देखिए। यही वह घर है जहां पहले हम रहते थे। जहां हम पहले रहते थे, मतलब उस घर की विशेषता क्या है कि हम उस घर में रहने की विशेषता क्या है कि हम वहां पहले से रहते थे, जहां हम पहले रहते थे। तो इस तरह से क्रिया विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य जो क्रिया विशेषण पदों की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चों, क्रिया विशेषण उपवाक्य के भी 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकारों में मैं भी 5 प्रकार को लिख के एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देता हूं कि वो 5 प्रकार किस प्रकार के हुआ करते हैं। तो बच्चों, ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, कालवाची क्रिया विशेषण, कालवाचक का मतलब तो आप समझते ही हैं कि उसमें समय की बात की जा रही है कि क्रिया कब हुई। रीतिवाची क्रिया विशेषण, मतलब वो क्रिया कैसे हुई, अगर इसकी सूचना है तो वो रीतिवाची है। परिमाणवाची, परिमाण मतलब होता है, अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं क्वांटिटी, मतलब क्रिया कितनी हुई, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में क्रिया हुई कि कम मात्रा में क्रिया हुई, है ना। अगर क्रिया होने की क्वांटिटी, परिमाण बताई जा रही है तो उसे हम परिमाणवाची कहेंगे। फिर स्थानवाची, क्रिया के होने का स्थान, क्रिया कहां हो रही है, यदि स्थान बताया जाए तो उसे हम स्थानवाची कहेंगे। और कारणवाची, क्रिया होने का कारण क्या है, यदि ये विशेषण के रूप में आ रहा है तो कारणवाची। फिर समझ लीजिए, कालवाची यानी क्रिया का समय, रीतिवाची यानी क्रिया होने का ढंग, परिमाणवाची मतलब क्रिया होने की मात्रा, कितनी क्रिया हो रही है, स्थानवाची मतलब क्रिया कहां हो रही है, स्थान, और कारणवाची क्रिया होने का कारण क्या है। अगर इसे हम विशेषणों की तरह प्रयुक्त करते हैं तो इसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की अगर ये विशेषताएं बताई जाएं, समय, रीति, मात्रा, स्थान और कारण, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, समझने के काम को हम अब यही समाप्त करते हैं। अब जो कुछ भी बचा है वह है अभ्यास। आप कितना अभ्यास करते हैं। आपके पास व्याकरण की नई पुरानी जो भी किताब है उसमें ढेर सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप खूब अभ्यास करिए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी कुछ प्रश्न आपको अभ्यास करने के लिए दे दूं जिसका अभ्यास आप करें। और किसी तरह की परेशानी हो मुझे व्हाट्सएप में लिखें, मैं उस पर भी एक आपकी जितनी परेशानियां आएंगी उसका निवारण करते हुए एक वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।